रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM और दोस्तों लेकर आए हैं हम हमारे सभी श्रोता विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम रेडियो की पाठशाला। जी हाँ दोस्तों, अब रेडियो की पाठशाला में भी विद्यार्थी सीख सकेंगे बहुत सारे ज्ञान की बातें। और कार्यक्रम रेडियो की पाठशाला में अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग विषयों पर आपको मिलेंगी ढेर सारी जानकारियाँ आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं रेडियो दस्तक का ये एजुकेशनल प्रोग्राम रेडियो की पाठशाला। उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM में सभी श्रोताओं को भारतीय स्कूल से डायरेक्टर डॉक्टर तनुजा कदरे का नमस्कार। कार्यक्रम रेडियो की पाठशाला में आपका स्वागत है। इन दिनों विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि विद्यार्थी अपना ध्यान रखें और टेंशन फ्री रहे, किसी भी प्रकार का तनाव ना रखें, समय से खाना खाएं, अच्छी नींद लें, भरपूर पानी पिएं, पढ़ाई के बीच बीच थोड़ा थोड़ा रिक्रिएशन भी करते रहे, प्रसन्न चित्त रहें। और चूँकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो अपने आप पर पूरा भरोसा रखें, अपने पढ़ने का समय निश्चित रखें और जितने भी समय पढ़े पूरी एकाग्रता से पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। एक बात और मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूँगी कि इस समय अपने बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा समय अवश्य दें, जिससे बच्चे स्वाभाविक और सहज बने रहेंगे। भारतीय स्कूल कक्षा 11वीं के कुछ एजुकेशनल ऑडियोज को आप तक पहुँचाने का प्रयास करता है। विद्यार्थी इन ऑडियोज को जरूर सुने और सुनते समय कॉपी पेन साथ लेकर बैठे, ताकि कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो सुनिए व्याख्याता श्री बलराम सर को उनके विद्यार्थियों के साथ अकाउंट्स की कक्षा में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया है सर। अरे दिव्यांश, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या बताऊं सर, सब कुछ पढ़ा है किंतु एग्जाम का डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ भूल रहा हूँ। अरे इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? चलो आज हम पूरे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं। जी सर। चलो स्नेहा, आप बताइए व्हाट डू यू मीन बाय बुक कीपिंग? जी सर, बताती हूँ। बुक कीपिंग इज रिफर्स टू रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ऑफ देयर ऑर्डिनरी नॉलेज। द मेन ऑब्जेक्ट इज रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन. It has a limited scope and ordinary person can keep the book. बहुत बढ़िया स्नेहा। बुक कीपिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी व्यक्ति या कंपनी या संगठन के विभिन्न लेन देनों को प्रतिदिन के आधार पर रिकॉर्डिंग और विश्लेषण करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। स्नेहा, अब आप बताइए व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी? The first difference is meaning. Bookkeeping is refers to recording all transaction and events of their ordinary knowledge, and accountancy is refers to systematic knowledge of recording transaction. The second difference is object. In a bookkeeping, the main object is recording all transaction, and in accountancy, the main object is systematic recording of transaction. The third difference is scope. Bookkeeping has a limited scope and accountancy has a wider scope. The fourth difference is staff. In bookkeeping, ordinary person can keep the book and accountancy require specific knowledge and experience. The last difference is dependence. Bookkeeping has not depend on accountancy and accountancy has to depend on bookkeeping. बहुत बढ़िया स्नेहा। अवनी, अब आप बताइए व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल? The word journal is an origin from French word jour, which means journal is refers to that primary book where record all day-by-day transactions in chronological order under the rules of debit and credit.
जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें प्रतिदिन के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल के डेबिट और क्रेडिट के नियमों के आधार पर, क्रोनोलॉजिकल आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसी बुक को हम जर्नल बुक के नाम से जानते हैं। अवनी, अब बताइए, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर? The first difference is meaning. Journal refers to that primary book where record all day-by-day transactions. Ledger is that account where journal transactions record in individual account. The second difference is recording. It is the book of chronological order, and ledger is the book of analytical order. The third difference is process. The process of journal is called journalizing, and the process of ledger is called posting. The fourth difference is dependence. Journal is depend on bookkeeping and ledger is depend on journal. The fifth and last difference is nature of book. It is the book of first and original entry, and it is the book of final entry. सलोनी, अब आप बताइए, what do you mean by voucher? जी सर, a voucher may be defined as documentary evidence in supported entry appearing in the books of account. What are the characteristics of voucher? There are some characteristics of voucher. The first is voucher are documentary evidence. The second is voucher are written document. The third is voucher act a source of document. The fourth is voucher supported entry in the books of account. The last is voucher contain full description of transaction. वाउचर किसी भी ट्रांजैक्शन के पक्ष में लिखित दस्तावेज है जो यह प्रमाण देते हैं कि व्यवसाय में कोई ट्रांजैक्शन किया गया है। वाउचर कई प्रकार के होते हैं, जैसे सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर। जब व्यापारी द्वारा माल को बेचा जाता है तो उस समय व्यापारी द्वारा सेल्स वाउचर दिया जाता है। जब व्यापारी द्वारा माल खरीदा जाता है तो उस समय उसे परचेस वाउचर प्राप्त होता है। सभी को समझ में आया? यस सर। आशा है रेडियो दस्तक पे सुन रहे सभी विद्यार्थियों के सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। और अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो वह रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9406894068। दिव्यांश, अब आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट? जी सर, अभी बताता हूँ। BRS, Bank Reconciliation Statement, is a statement which is prepared on a particular date to reconcile the balance of bank column of the cash book with the balance appearing in the passbook. बढ़िया दिव्यांश। दिव्यांश बताइए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट? There are some characteristics of bank reconciliation statement. The first is it is prepared by customer and not by bank. The second is it is prepared to know actual position of difference between the two balances. The third is it is a statement, not an account. Then last, it is prepared on a particular date. बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैशबुक के बैंक कॉलम के टोटल और पासबुक के टोटल में डिफरेंस होने पर बनाया जाता है। रोहित, अब आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल बैलेंस? जी सर, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट. इट इज प्रिपेयर्ड on a particular date for knowing arithmetical accuracy of journal proper and ledger book. What are the characteristics of trial balance? The first characteristic is trial balance is a statement. It is not an account. The second is it is prepared on a particular date. The third is it contain list of balances of ledger account and cash book. The fourth is the total of debit side and credit side is always equal. And the last is it's only a working paper. ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो
अर्थमेटिकल एक्यूरेसीज को नो करने के लिए बनाया जाता है। जनरल में लिखे गए ट्रांजैक्शन, जनरल की सहायता से लेजर में पोस्टिंग किए गए ट्रांजैक्शन में अमाउंट से संबंधित एरर्स को जानने के लिए ट्रायल बैलेंस का निर्माण किया जाता है। ट्रायल बैलेंस की जब दोनों साइड के टोटल इक्वल नहीं आते हैं तो यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जर्नल में या लेजर अकाउंट बनाने में कोई अर्थमेटिकल एरर हुआ है। सभी को समझ में आ रहा है? जी सर। अवनी, अब आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज बुक एंड ट्रांजैक्शन which are not recorded in purchase book? Purchase book is refers to that book which is used to recording purchase goods on credit basis. That's known as purchase book. Some transactions are not recorded in purchase books. First is cash purchase, which are entered in the cash book. Second is business assets such as machinery, furniture, etc. If purchased on credit, they will be written in journal proper. The third is goods on approval because it is not included in purchase. The fourth and last is goods on consignment which is not a transactions in purchase. बहुत बढ़िया अवनी। परचेज बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें उधार में किए गए व्यवहारों का लेखा किया जाता है। कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिनका लेखा हम परचेज बुक में नहीं करते हैं। ऐसे 4 व्यवहार हैं जिसका लेखा हम परचेज बुक में नहीं करते हैं। सबसे पहला कैश परचेस। कैश परचेस को कैश बुक के अंदर लिखा जाता है, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। दूसरा होता है बिजनेस असेट्स, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट। यदि इन्हें परचेज किया गया है तो इन्हें भी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तीसरा होता है गुड्स ऑन अप्रूवल। जब व्यवसायी द्वारा किसी माल को स्वीकृति पर भेजा जाता है तो वह अभी ट्रांजैक्शन पूर्ण नहीं हुआ है। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम परचेज बुक के अंदर नहीं लिखेंगे। लास्ट, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो जब व्यवसायी द्वारा किसी माल को सेल्स और रिटर्न बेसिस पर, यदि माल नहीं बिका तो वापस रिटर्न किया जाएगा, इस बेसिस पर सेंड किया गया है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हम परचेज बुक में नहीं करेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। आशा है रेडियो दस्तक पे सुन रहे सभी विद्यार्थियों के सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। और यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वह रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9406894068। खुश, आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? Yes, sir. Direct expenses is refers to that expenses which are related to purchase and manufacture of goods. Indirect expenses is refers to that expenses which are related to office, selling and distribution of product. बहुत बढ़िया खुश। What are the difference between direct expenses and indirect expenses? The first difference is cost. Direct expenses include in cost of production, but indirect expenses related to sale of good. The second difference is compulsory. Direct expenses are compulsory, but indirect expenses are depend on sales requirement. The third difference is calculation. Gross profit and loss calculated through direct expenses and net profit and loss is calculated through indirect expenses. The last difference is determine. Total cost is determined through direct expenses and selling price is determined through indirect expenses. बहुत बढ़िया खुश। लोकेंद्र, अब आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस? जी सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस is refers to those expenses which services are received but payment not paid till date,
and prepaid expenses is refers to those expenses which payment paid in advance but services not received till date. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनकी सर्विसेज हमारे द्वारा रिसीव्ड कर ली जा चुकी हैं किंतु पेमेंट अभी तक हमारे द्वारा भुगतान नहीं किया गया है. फॉर एग्जांपल, हमें हमारे घर का कलर करवाना था. हमने किसी पेंटर को बुलाया और घर का कलर करवा लिया किंतु अभी तक हमारे द्वारा उस पेंटर को पेमेंट नहीं किया गया है. तो ऐसे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएंगे. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जिनका भुगतान हमारे द्वारा एडवांस में कर दिया है किंतु अभी तक उसकी सर्विसेज हमारे को रिसीव्ड नहीं हुई है. ऐसे एक्सपेंसेस को प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं. लोकेंद्र, अब बताइए, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस? First difference is recording in balance sheet. Outstanding expenses are shown in the liability side but prepaid expenses shown in the asset side. The second difference is recording in profit and loss account. Outstanding expenses are added to the concerning expenses and prepaid expenses deducted from the concerning expenses. The third difference is relation. Outstanding expenses related to the current accounting year but prepaid expenses related to the next accounting year. The last difference is payment. Outstanding expenses are payment has not been made and prepaid expenses payment has already been made. बहुत बढ़िया लोकेन, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर. बहुत बढ़िया. रोहित, अब आप बताइए, what do you mean by depreciation? Depreciation is refers to permanent fall in value of a fixed assets through wear and tear, depletion, evolution of time, fall in market and accident, etc. बहुत बढ़िया रोहित. डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में धीरे 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 कमी होना मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन कहलाता है. रोहित, अब आप बताइए, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड फ्लक्चुएशन? The first difference is meaning. Depreciation refers to diminishing the value of fixed assets, but fluctuation refers to change in market value as per demand and supply. The second is nature. The nature of depreciation is permanent fall in value, but the nature of fluctuation is temporary change in value. The third is assets. Depreciation charged always on a fixed assets and fluctuation charged both fixed and floating assets. The fourth difference is forecast. Depreciation can be forecasted but fluctuation cannot forecast it. The last is certain. Depreciation always certain but fluctuation is uncertain. बहुत बढ़िया रोहित. लोकेंद्र, अब आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय accrued income and unearned income? Accrued income is refers to those income which services are to be paid but income not received till date. And unearned income is refers to those income which received in advance but services not paid till date. बहुत बढ़िया लोकेन. एक्रूड इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जिसकी सर्विसेज हमारे द्वारा दे दी जा चुकी हैं किंतु इनकम अभी अकाउंटिंग ईयर में हमारे रिसीव्ड नहीं हुई है. ऐसी इनकम को हम एक्रूड इनकम कहते हैं. अनअर्न इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो एडवांस में हमें रिसीव्ड होती हैं किंतु सर्विसेज अभी तक हमारे द्वारा नहीं दी जा चुकी हैं. ऐसी इनकम को हम अनअर्न इनकम के नाम से जानते हैं. लोकेंद्र, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन एक्रूड इनकम एंड अनअर्न इनकम? The first difference is recording in profit and loss account. Accrued income, it is added to concerning income in the credit side and unearned income is deducted from concerning income in the credit side. The second difference is recording in balance sheet. Accrued income is shown in the asset side and unearned income is shown in the liability side. The third difference is earning.
Accrued income is earned in the accounting year and unearned income is not earning in the accounting year. The last difference is receiving. Accrued income is not received during the accounting year and unearned income is received in advance. बहुत बढ़िया लोकेंद्र, सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। आशा है रेडियो दस्तक के सभी विद्यार्थियों को भी सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप रेडियो दस्तक के माध्यम से व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9406894068। खुश, अब आप बताइए, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? Yes, sir. The first difference is amount of depreciation. In fixed installment method, the amount of depreciation is even every year. But diminishing balance method, the amount of depreciation reducing every year. The second difference is end of life. In fixed installment method, the end of life of assets value becomes zero. And diminishing balance method, the end of life of assets value never becomes zero. The third difference is legal. In fixed installment method is not valid by income tax department, but diminishing balance method is valid and legal by income tax department. The last difference is use. Fixed installment method only used by small traders. Diminishing balance method is used by all traders. बहुत बढ़िया खुश। सलोनी, अब आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय सस्पेंस अकाउंट? जी सर, suspense account is a temporary account. It's show a arithmetical error of general proper and ledger. It is prepared when different balance of debit and credit side of trial balance. When error are located, it's automatically closed. बहुत बढ़िया सलोनी। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? एक ऐसा अकाउंट जो जर्नल और लेजर अकाउंट्स में अर्थमेटिकल एरर को शो करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रायल बैलेंस के ऊपर डिस्कस किया था कि जब ट्रायल बैलेंस के टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के टोटल जब इक्वल नहीं आता है तो वह अर्थमेटिकल एरर को शो करता है। ट्रायल बैलेंस के टोटल को इक्वल करने के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया जाता है। उस अकाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट के नाम से जानते हैं। जैसे ही हमें उस एरर के बारे में पता चलता है, यह अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। सलोनी, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंस अकाउंट? There are some characteristics of suspense account. The first is suspense account is a temporary account. The second is it show arithmetical error of general proper and ledger. The third is it is prepared when different balance of debit and credit side of trial balance. The last is when error are located, it's automatically closed. बहुत बढ़िया सलोनी। आशा है आज सभी को अकाउंट्स विषय से संबंधित पूरा रिवीजन हो चुका होगा। सभी को आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है रेडियो दस्तक पर सुन रहे सभी विद्यार्थियों को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वह रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9406894068। Thank you, sir. तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आपके अपने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर रेडियो की पाठशाला। और दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को आज इस पाठशाला से बहुत सारी ज्ञान की बातें जानने को मिली होंगी। आज के विषय के बारे में जो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर दी गई, आपने ध्यान से सुनी होंगी। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी ज्ञान की बातें हम जानेंगे हमारे आगे के एपिसोड्स में भी, तो ज़रूर सुनिएगा कार्यक्रम रेडियो की पाठशाला। लेकिन अभी के लिए दीजिए हमें जाने की इजाज़त और आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM।
सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन।